तो स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। जिन बच्चों के हाफ ईयरली पेपर हैं, डे 1 में हमने आपके लिए लगभग 16 क्वेश्चंस कवर करे थे और ऐसे 5 वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और इसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल मेरे भाई। तो इन्हें अगर आप डिटेल में देख लेते हो इस बात की गारंटी है इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, भैया मूल राशियां क्या होती हैं? थोड़ा सा छोटा हम कर दे रहे हैं ताकि चीजें आपको आराम से दिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी क्या यार 9th के लेवल की बात कर रहा हूं, मूल राशियां? मेरे भाई मूल राशियां भी कभी कभी पेपर में आ जाता। सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने छांटे हैं ये सारे जो हाफ ईयरली पेपर मेरे पास हैं पिछले साल के, उन्हीं की एनालिसिस है मेरे भाई। तो ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ जाए, संख्या भी बदली ना हो, वही सवाल आ जाए। तो इस वजह से इसे आप हल्के में ना लें। मूल राशियां क्या होती हैं सुनो मेरे भाई, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। क्यों निर्भर नहीं करती हैं हम आपको बताते हैं। जैसे हम कहें कि मेरी लंबाई कितनी है तो भैया सीधे से बता देंगे भैया 6 फीट है या 5 फीट है या 4 फीट है, जो भी है तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि मेरी लंबाई 6 फीट है। जैसे हम कहते हैं इस क्लास की लंबाई कितनी है तो हम सीधे कह देंगे भैया यहां से वहां तक की लंबाई 40-45 जो भी है मेरे भाई, ठीक है वो लंबाई है इसकी। लेकिन अगर हम कहें इस क्लास का क्षेत्रफल बताओ तो आप सीधे सीधे क्षेत्रफल नहीं बता सकते हो। तब आप क्या करोगे, सर जी पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप कहोगे सर जी पहले हमें लंबाई बताओ, फिर हमें चौड़ाई बताओ, फिर हम दोनों की गुणा करेंगे और जब गुणा करेंगे तब हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो किस पे निर्भर कर रहा है बताओ? क्षेत्रफल का मान निर्भर कर रहा है लंबाई पे और काहे पे निर्भर कर रहा है, चौड़ाई पे। क्षेत्रफल का मान निर्भर कर रहा है लंबाई पे और काहे पे निर्भर कर रहा है, चौड़ाई पे। मतलब क्षेत्रफल को डायरेक्ट नहीं नाप सकते हो। हम कहते हैं आपसे आयतन बताओ तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी आप डायरेक्ट आयतन नहीं निकाल सकते हो, आपको पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी, फिर चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, फिर ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। जब ये सब आप निकाल लोगे तब गुणा करके आयतन निकलेगा। तो यानी आयतन का मान इन सब पे निर्भर कर रहा है। तो भैया ये लोग मूल राशियां नहीं हैं, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती। सीधे सीधे लंबाई सीधे से निकाल ली, चौड़ाई सीधे से निकाल ली, चीनी कितने किलो लोगे, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, सीधे सीधे बता रहे ना मेरे भाई। तो ये सारे के सारे द्रव्यमान क्या हो गई, मूल राशि हो गई। लंबाई क्या हो गई, मूल राशि। क्या टाइम हुआ है, अब ये थोड़ी कहोगे पहले ये बताओ वो बताओ तब टाइम बताएंगे, नहीं सीधे से कहोगे भाई 2 मिनट 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 10 बजे जो भी बजे हैं। तो समय भी क्या हो गई, मूल राशि। यानी सरल भाषा में कहें तो वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। कितनी होती हैं, 7 राशियां होती हैं। आपने पिक्चर देखी होगी, हम साथ साथ हैं, वैसे भैया मूल राशियां जन्मों के साथी मूल राशियां भी 7 हैं। आपको पता होना चाहिए, बीमा में हमने आपको बताया भी था। तो मूल राशियां कितनी होती है मेरे भाई, 7 होती हैं। कौन कौन सी बताओ, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मान लिया कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, पापा बोले तार ले आओ, तुम कहोगे सर जी कितने मीटर लाएं, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा मोल मेरे भाई। ठीक है, तो टोटल 7 मूल राशियां होती हैं। अब इस लेवल पे हम आपको बता दे रहे हैं मूल राशियां लॉन्ग आंग में नहीं आएंगी, शॉर्ट में पूछी जाएंगी। 2 नंबर में मूल राशियां क्या हैं, तो मूल राशियां क्या हैं आपने उसकी परिभाषा लिख दी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। मात्रक नहीं भी लिखा तब भी चलेगा, लगता है कि ठीक हम लिख सकते हैं तो लिख देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो मूल राशियां क्या होती हैं बताओ, क्योंकि पेपर आपके बहुत करीब है तो तुरंत याद करते हो। चलो बताओ मूल राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 के सातों के नाम आपको याद कर लेना है। ठीक भाई, चलो अगला मेरे भाई प्रतिध्वनि है। अब ध्यान से समझते हुए चलना, प्रतिध्वनि क्या है। पुराने जमाने में ये कोर्स में हुआ करता था। फिर सर जी आप यहां क्यों लगा रहे हो, भाई स्कूलों में पेपर खरीद के आते हैं और खरीदे हुए पेपरों में उल्टी सीधी चीजें वो दे देते हैं, फिर बच्चा जाता होगा। तो ये कई बार सरकारी स्कूल के जो पेपर होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन कई बार मिला है, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब इकोसिस्टम। आप कभी भी जागरण में गए होगे, जागरण में जाते हो वो कहते हैं बोलिए सच्चे दरबार की, पीछे से आवाज आती जय जय जय, क्यों आ रही है, इकोसिस्टम है। या फिर चले गए मान लिया कहीं पहाड़ों वाड़ों में, आप जाके चिल्ला रीमा आई लव यू, उधर से 3 बार आवाज आ रही आई लव यू ऐसे करके आवाज आती है ना मेरे भाई। तो वो क्या है, इकोसिस्टम। जब आवाज टकरा, अब रीमा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पहले हम बता दे रहे केवल समझाने के लिए, वरना लोग कहें रीमा इतनी क्लिप काट ली इंस्टाग्राम पे वायरल कर दी, रीमा आई लव यू चिल्ला रहा सर जी, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, तो होता क्या, जब कभी भी जैसे इस क्लास में इस समय ये क्लास खाली, तो जब हम चिल्ला रहे हैं ना बीडीकेडियन, देखिए आवाज हल्के से इको हो रही है यहां पर, यानी प्रतिध्वनि आ रही है। तो इसका मतलब क्या, जब कभी भी आवाज खाली जगह पे टकरा के वापस आती है तब हम लोग उसे कहते हैं मेरे भाई प्रतिध्वनि। ठीक, तो यही यहां पे लिखा हुआ है। जब हम किसी खाली बड़े हॉल में खड़े होकर चिल्लाते हैं तब हमारी ध्वनि हॉल की दीवारों से टकराकर हमें पुनः सुनाई देती है, इस ध्वनि को ही हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई है पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी आप कैसे नापोगे।
बहुत आसान है, देखने में लग रहा सर जी इतना लंबा लिखा हुआ, अरे कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी आप कैसे नापोगे, हम बताते हैं। एक आप जब छोटे हो गए बचपन में, तो भैया छोटे पे आपने क्या करा होगा, लेजर लाइट खरीदी होगी, 10 20 30 रुपए की मिल जाती है। वो बहुत घटिया लेवल की लेजर लाइट होती है, ठीक, ताकि बच्चे खेलते हैं। वरना लेजर लाइट की तो पावर इतनी होती है, हम लोगों की हड्डियां तक गला देगी, बहुत रेंज होती है। और जबकि वो तो 20 30 रुपए की मिल जाती, तब भी देखो कितनी दूर तक जाती थी। तो लेजर लाइट की रेंज बहुत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर लाइट को चंद्रमा तक भेजेंगे, वो चंद्रमा तक जाएगी, वहां टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। फार्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या ज्ञात करना है, चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या करा, मान लिया यहां से लाइट चलानी शुरू करी मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमें निकालनी है, समय हम नापेंगे भैया। जब से लाइट चालू करी, गई, टकराई, वापस आ गई। लेजर लाइट की चाल हमें पता ही होती है कि कितनी है, प्रकाश की चाल पता है, लेजर लाइट की चाल पता है, ठीक है। जितने भी प्रकाश तरीके के प्रकाश भी बहुत तरीके के होते हैं। दृश्य प्रकाश होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो दृश्य प्रकाश है। आपकी हड्डी टूट जाती है, वो एक्स रेज होती है, ठीक है, गामा रेज होती है, रेडियो तरंगे होती हैं, 50 तरीके की तरंगे होती है मेरे भाई, ठीक है। ओवरऑल उसमें से आपके काम की कौन सी है, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश कौन सा होता है, जिसकी रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, वो वाला प्रकाश आपको दिखाई देता है भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करी, लेजर लाइट को भैया डाला, लेजर लाइट चंद्रमा तक जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय से हम लोग निकाल लेंगे दूरी। तो हमने यही लिखा। इसे ज्ञात करने के लिए लेजर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें पृथ्वी से एक लेजर प्रकाश को चंद्रमा की ओर भेजा जाता है, जो चंद्रमा से टकराकर वापस लौट आता है। अतः चंद्रमा से पृथ्वी तक की प्रकाश की जो दूरी है, मान ले रहे डी है वो, ठीक है। तब चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटकर आने में दूरी 2d होगी। क्यों, जाने की दूरी d और आने की दूरी d, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2d हो गई। यदि पृथ्वी से भेजा गया प्रकाश की चाल c हो, प्रकाश की चाल को c मान लिया हमने नॉर्मली, तब फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को क्या मानोगे, c, दूरी कितनी है, 2d है भाई, गए हैं और फिर वापस भी तो आई है दूरी, तो 2d दूरी है, बटे में समय क्या मान लिया, t। भैया हमें क्या चाहिए है, दूरी, तो d को यहीं रहने दो, t को ऊपर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ct, 2 को नीचे लाएंगे, बट्टे में क्या हो गया, 2। तो जो d निकल के आया है, ये पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है। इसमें जो भी मान है मेरे भाई, एट ए टाइम जो भी समय लगेगा वो रख लिया जाएगा, जो भी चाल होगी वो सब रख ली जाएगी, हल कर लिया जाएगा, d का मान निकल आएगा। ये हमसे विधि पूछ रहा, और ये पहले ही बता दे रहा, ये लगभग अब कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फिर कराया क्यों मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 आप 11th में। और दूसरी बात, जितने भी खरीदे हुए पेपर होते हैं उनमें ये पेपर में आ जाता, तो इसे आप छोड़ के मत जाना, ठीक भाई। चलो, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। जब हम लोग 9th में थे तो हमने सिर्फ नियम पढ़ा था, यहां पे इसका प्रूवमेंट भी आता है और 5 नंबर लॉन्ग में आता है। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को मेरे भाई समझना। देखो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ये सबने पढ़ा भैया। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मेरे अंदर है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हमने चलना शुरू कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी, फिर रुक गए तो भैया स्थिति, यानी गतिज को स्थितिज, स्थितिज को गतिज, ठीक है। इस तरीके से मान लिया कोई चीज जला दी, जैसे पंखा चला दिया, ये विद्युत ऊर्जा थी। विद्युत ऊर्जा कहाँ है, प्रकाश ऊर्जा बन बन के यहाँ आ रही, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है। 50 तरीके। मोमबत्ती आप ले आए, मोमबत्ती में कौन थी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल था, उसे जला दिया, कायम कन्वर्ट हो गई, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो सिद्ध कैसे करके दिखाएंगे, उसके लिए हमने क्या करा मेरे भाई, हमने एक चित्र बनाया। यहां पे देखो, यही लिखा हुआ है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट होती, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। अब जरा इसका सत्यापन देखना, ध्यान से समझना, ये लॉन्ग में आएगा 5 नंबर में मेरे भाई। हमने क्या करा, एक गेंद मानी है, ध्यान से सुनिएगा सर। हमने क्या करा है, एक हमने गेंद मान ली, मान लिया वो गेंद इस समय यहां पर है, और इस समय जब वो गेंद यहां है तो मेरे भाई बिंदु ये क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। थोड़ी देर के बाद गेंद गिरी और यहां आ गई, इस समय मेरे भाई ये बिंदु हमने कितना मान लिया, बी मान लिया। थोड़ी देर बाद और गेंद गिरी, यहां नीचे आ गई, और इस समय हमने ये बिंदु क्या मान लिया भाई, सी मान लिया। 3 हमने स्टेप मान लिए गेंद के। क्यों भैया, गेंद हमने यहां से छोड़ते समय 1 2 और जहां पे गेंद गिरी 3, ये 3 हमने चरण मेरे भाई मान लिए। क्यों माने, क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, हमेशा बराबर रहती है। इसका मतलब यह है, जितनी ऊर्जा यहां होएगी उतनी यहां आनी चाहिए, उतनी यहां आनी चाहिए। अगर तीनों ऊर्जा बराबर आ जाती है मतलब नियम सही हो जाएगा, नहीं आती है मतलब नियम गलत हो जाएगा। तो आओ चेक करते हैं आती हैं कि नहीं आती है। भैया देखो, इसके लिए करेंगे क्या, पहले समझ लेना। देखो भाई, हमने टोटल जो ऊंचाई गेंद की है वो h मान रखी है। कितनी मान ली, h। जब यहां से ये गेंद गिरी तो हमें लगा कि भैया जो x दूरी चल के नीचे आ गई,
कितनी गिर गई, x। पूरी कितनी थी, h। x जे नीचे आ गई तो नीचे की कितनी बचेगी भाई, h माइनस x। अब आप लोग 11वीं क्लास में इतना तो पल्ले पड़ता ही होगा भाई। अरे पूरी दूरी h है, उसमें से ऊपर वाली x हटा देंगे, घटा देंगे तो नीचे वाली कितनी बचेगी, h माइनस x बचेगी मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखो करेंगे क्या, बहुत आसान है। बताओ ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। नहीं पता तो बता दे रहा भैया, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, के से लिखे ले रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mb स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर। पिछले वाले जो हमने आपको वीडियो दिया था उसमें हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करवाई थी। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, W बराबर हाफ mb स्क्वायर आया था। हाफ mb स्क्वायर क्या थी, गतिज ऊर्जा थी भाई। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mb स्क्वायर। और भैया स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो P से लिख लो या बहुत सारी किताबों में U से भी लिखते हैं। और ये होती है mgh। m माने मैं, g माने गधा, h माने हूं, मैं गधा हूं, मेरी स्थितिज ऊर्जा भी गधा है। अब ये क्लिप निकाल के वायरल ना कर देना। खैर तो बताओ जी क्या है, mgh। mgh क्या है, स्थितिज ऊर्जा है मेरे भाई। ठीक, चलो अब देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम बिंदु A पे ऊर्जा निकालेंगे। तो A पे ऊर्जा निकालने के लिए क्या करोगे, गतिज निकालोगे, स्थितिज निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे। अब मजा देखना भाई, ये हम निकालेगा। माना कोई पिंड बिंदु A पर, ये इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो होता है चित्र में वही लिख दिया जाता है। बिंदु A पर है, उस समय क्या विराम की अवस्था में, देखो यहाँ रुका हुआ है, यहां से गिराया जाता है। जब यहां से गिराएगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा सर। ठीक है, और जब ये नीचे जाएगा, लो पता ही नहीं कहां चला गया, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये नीचे जाएगा मेरे भाई तब क्या होगा, यहां से छोड़ा बिंदु क्या था बताओ, A से छोड़ा, जब नीचे आया तब क्या था, बिंदु C। और इसके बीच में हमने कोई, अगर मान लीजिए स्लोमो लगा के आदमी वीडियो बनाता, अगर हम स्लो में देखें मेरे भाई तो इसका मतलब बीच में कहीं हमने बिंदु क्या मान रखा है, B। तो A B C, तीन बिंदु समझ में आ गए। अब देखना भाई, हमने लिखा कि जो है विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था का मतलब इस समय इसका वेग 0 है, यहां पे रुका हुआ है जब छोड़ने वाले हैं, ये याद रखना भाई। इस समय इसका वेग कितना है, 0 है। अब देखना, माना इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। लो भाई यहां देखो, बताओ बिंदु A पर पहले क्या निकालोगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला बताओ, हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर। लेकिन भैया यहाँ पे तो जो रुका हुआ है ना, यहाँ पे इसका वेग क्या है, 0 है। तो जब वेग 0 है तो यहाँ जब 0 रखोगे, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। ये पूरी गतिज ऊर्जा क्या हो गई भाई, 0 हो गई। बिंदु A की गतिज ऊर्जा 0 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। और बताओ बिंदु A तक की पूरी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई ही तो नापते हैं भाई। बिंदु A तक की पूरी ऊंचाई कितनी है, h है, तो ऊंचाई h ही रहेगी। यानी यहां पे क्या आ जाएगा, mgh। टोटल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जोड़ देते हैं। लो भैया, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जोड़ दी। गतिज ऊर्जा हम लोगों ने कितनी निकाली है, 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी निकाली है, mgh। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, mgh। ठीक, यानी बिंदु A पर कुल ऊर्जा कितनी आ गई, mgh। अगर ऐसे ही B पे निकल आए, ऐसे ही C पे निकल आए, काम हो गया मेरे भाई। तो आप देखते हैं, तो बिंदु B पर ऊर्जा। अब B पर ऊर्जा निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, समीकरण लगाई। कौन सी समीकरण लगाई बताओ। अब पहले तो याद करो, 3 समीकरण है भाई। कौन कौन सी बताओ। पहला है B बराबर U प्लस AT, B बराबर U प्लस AT। दूसरा बताओ क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस का 2AS। ये 3 समीकरण होते हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, आज से पता कर लो भैया। U माने प्रारंभिक वेग, U माने प्रारंभिक वेग, B माने अंतिम वेग, A माने त्वरण, T माने समय, B बराबर U प्लस AT, S माने विस्थापन होता है। बाकी सारी चीजें जान पहचान वाली हैं। अब यहां देखो भाई, हमने तीसरा समीकरण लगाया, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब यहां समझ लेना मेरी बात, सुनो। अब एक चीज तो गिरा चुके हैं, अब दूसरी गिराने की बारी है। ये बिंदु A था, ध्यान से देखना, ये अच्छे से दिखेगा, हम पकड़ भी लेंगे। बिंदु A पे बताओ इसका वेग कितना है, 0 है। यहां से इसे छोड़ा हमने, जब इसे छोड़ा तो ये नीचे आया ना, तो जब पहले इसका वेग कितना था, 0, फिर इसने चलना शुरू करा है। तो सरल भाषा में क्या, अगर हम, अब ये तो बिंदु A था, अब हम इस समय बिंदु B पे, जब बिंदु B पे तो चाबी गिरती हुई जा रही है ना नीचे, तो जब ये बिंदु B पे तब ये वेग में है। तो हमने आपसे कहा कि U होता है प्रारंभिक वेग, B होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक का मतलब पहले वेग कितना था, 0, फिर बाद में गिर रही है चाबी तो बाद में वेग मान ले रहा कितना हो गया, B। तो ये जो फार्मूला है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS,
इसमें बी मतलब क्या है, अंतिम वेग, मतलब चलती हुई चाबी आ रही है बी पे, तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दिया। यू का मान 0 कर दिया। क्यों 0 करा, ये समझ में आया मेरे भाई? क्योंकि पहले वेग कितना, यू माने प्रारंभिक वेग, तो पहले वेग कितना 0 है, तो यहां पे जब यू का मान 0 रख दिया, 2 रख दिया, ए की जगह पे जी रख दिया। क्यों रख दिया भैया? ए माने त्वरण। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है या पृथ्वी से दूर जाती, तब उसे त्वरण नहीं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और ए को हम लोग जी से लिख देते हैं। सर जी एस को आपने एक्स क्यों लिख दिया? एक्स मतलब क्या? विस्थापन, कितना चल के आ गई वो। यहां देखो, गिरना कहां से शुरू करा, यहां से, कहां पहुंच गई, यहां, तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है, एक्स है, तो जितना चल के आ गई वो विस्थापन है मेरे भाई। तो यहां पर हमने रख दिया कितना, एक्स रख दिया मेरे भाई। इससे क्या हो गया, बी स्क्वायर का निकल आया समीकरण से 2gx। अब कहानी फिर वही दोहरानी है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज, एक स्थितिज। तो पहले गतिज ऊर्जा निकाली। गतिज ऊर्जा का फार्मूला k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। हाफ ऐसे रख दिया, m ऐसे रख दिया, b स्क्वायर का मान कितना 2gx रख दिया। जब 2gx यहां पर रख दिया मेरे भाई, देखो थोड़ा सा यहां पे गलती है इस पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ठीक कर लेना। हम यहां पे लिख के दिखा रहे हैं, देखो भैया k है, ये है हाफ, ये है m, और बताओ b स्क्वायर का मान कितना है 2gx। बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो k बराबर क्या बचेगा बताओ, mgx बचेगा। k का मान क्या बच गया, mgx। देखो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ, k बराबर क्या आएगा, mgx। ये क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई बिंदु b पे। अब हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताओ भैया क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh होता है। तो भैया देखो mgh नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताओ, पहले अब ये बिंदु b है, इस बिंदु b की नीचे से दूरी कितनी रह गई है, ऊंचाई कितनी रह गई बताओ, h माइनस एक्स ही तो रह गई है। पहले पूरी h थी भाई, x तो जो नीचे आ चुका है, तो अब ऊंचाई कितनी रह गई है, h माइनस एक्स। तो हमने ऊंचाई की जगह रख दिया h माइनस एक्स। ये क्या आ गई बताओ, ये आ गई। अब जब इसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh आएगा, प्लस का क्या आएगा, mgx आएगा। अब जब कुल ऊर्जा हम लोग निकालेंगे, जरा देखना भाई, यहाँ पे यहाँ लिख दिया हमने कुल ऊर्जा, देखना कुल ऊर्जा, देखना भाई कुल ऊर्जा क्या, बताओ गतिज ऊर्जा हम लोगों ने कितनी निकाली, बताओ गतिज ऊर्जा निकाली है mgx। ये देखो निकाली, गतिज ऊर्जा कितनी निकाली है, mgx, प्लस स्थिति ऊर्जा हम लोगों ने कितनी निकाली है, mgh माइनस का x। यही तो निकाली भाई, ऊंचाई कम हो गई थी। अब क्या करोगे बताओ, mgxi प्लस इसका ब्रैकेट खोलो, mgh अंदर जाएगा माइनस का mgx। mgx से mgx क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, mgh। बताओ बिंदु A पे ऊर्जा कितनी आई थी, mgh। बिंदु B पर भी ऊर्जा कितनी आ गई, mgh। हम लिख देंगे इसी प्रकार बिंदु C पर भी ऊर्जा कितनी होगी, mgh। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये भैया लॉन्ग में बनेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो बदल रही है, कभी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, कभी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन जब टोटल करोगे, कुल ऊर्जा निकालने की कोशिश करोगे, तो वो कितनी आ जाएगी भाई, mgh। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इस तरीके का एक सवाल आपको पेपर में मिल सकता है भाई, ये दो तरीके से मिल सकता है। नंबर एक, मल्टीपल में, विकल्प में मिल सकता है, घर्षण गुणांक इतना है, घर्षण कोण बताओ, या फिर शुरुआत के जो एक एक नंबर वाले सवाल होते हैं उनमें आ सकता है ये। तो घर्षण गुणांक को हम लोग लिखते हैं म्यू से, या केवल म्यू से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान √3 दे रखा है। आपसे कह रहा घर्षण कोण बताओ, बहुत आसान फार्मूला होता है, डायरेक्ट ये कभी कभी समीकरण भी पूछ लेता भैया एक नंबर में, देखो हमने यहाँ नीचे लिख रखा होगा, ये देखो यहीं कहीं लिख रखा होगा, चलो आगे मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं बताओ, फार्मूला लगाते हैं μs बराबर tan θs। अगर ऐसे कहे घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध बताओ, तब भी क्या करना है, यही वाला फार्मूला लगा देना। μs का मान कितना दे रखा है, √3, tan θs ऐसे, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो √3 की जगह पे हम लोगों ने tan 60 रख दिया मेरे भाई। tan से tan हटा देंगे, या कह दो इनवर्स में जाके हटता है, जो भी है, तो क्या बचेगा, θs का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके का 1 या 2 नंबर में सवाल आता है, ये आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। उसके बाद प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, भाड़ में गया प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। पहले तो जो समझो संघट्ट क्या होता है भैया, संघट्ट माने होता है कोलिजन, टकराना, ऐसे करके देखो टकरा रहे हैं। प्रत्यास्थ मतलब होता है इलास्टिक, जैसे दो चीजें टकराई और कोई दिक्कत नहीं, आराम से टकराई वापस, टकराई वापस नहीं, हम लोग जाते मेले में कूद रहे हैं आराम से, फिर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में दिक्कत है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अगर हम दो चीजों को नहीं, जैसे अगर हम सरल भाषा में कहें, एक गेंद लें,
और गेंद को लेके किसी शीशे पे मारें तो भैया प्रत्यास्थ नहीं है, जाके शीशा टूट जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यास्थ संघट्ट है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से टकराने को कहते हैं संघट्ट। क्या होता है? वह संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब गतिज ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी, टकराया वापस आ गया मेरे भाई, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? तब हम लोग उसे प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। जबकि वह संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग तो नियत रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। क्यों? गेंद मारी, गेंद की गतिज ऊर्जा किसे मिल गई? कांच को, अब कांच चला गया। यानी सरल भाषा अब तो समझ गए होगे ना, प्रत्यास्थ मतलब क्या? टकराया वापस आ गया, गतिज ऊर्जा उसकी उसके पास है। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा ट्रांसफर हो गई एक से दूसरे में तो चीजें टूट जाएंगी, और जब टूट जाएंगी तो उसे कहेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट। इससे सरल भैया कुछ नहीं हो सकता, ये भी 2 नंबर में बन पाएगा। ठीक है भाई, एक चीज में और याद रखना, ऐसे पूछ सकता है प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या संरक्षित रहता है? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों। ऐसे करके कहेगा रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों वाले पे लगा देना। लेकिन अगर कहे अप्रत्यास्थ संघट्ट तो गतिज ऊर्जा नहीं, खाली रेखीय संवेग नियत रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल एक एक चीज हम आपको डिटेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान से कसम खा लो भैया वेक्टर का सवाल आएगा। मान के चलो हमने कई बार कई पीडीएफ बनाई है जिनमें सब में सवाल इस्तेमाल करा है। ए वेक्टर का मान दे रखा है 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस का 4k कैप। बी वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का ck कैप। ए और बी का मान दे रखा है, आपसे कह रहा दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, और सी का मान बताओ। तो जब कभी दो चीजें आपस में लंबवत होती हैं तो उनका जो डॉट मल्टीप्लाई होता है, आपने पढ़ रखा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रखा, वेक्टर क्या होता है? डॉट मल्टीप्लाई का मतलब ए डॉट बी का मान 0 होता। क्यों होता वो भी याद दिला दे रहा तुम्हें भैया। ए डॉट बी जब कभी फार्मूला खुलता था, बताओ क्या बनता था? ए डॉट बी का अगर हम लोग फार्मूला खोलें तो वो होता था ए बी कॉस थीटा, और लंबवत का मतलब कितना होता है? 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती भाई? 1। कॉस 90 की वैल्यू 1 कहाँ होती? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती? 0। तो जब यहाँ 0 रखोगे तो भैया ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब लंबवत के लिए ए डॉट बी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अब ये इतना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही कहे लंबवत है वैसे ही बौरा जाना और फार्मूला क्या लगाना है? ए डॉट बी बराबर 0। ठीक, अब बताओ ए का मान कितना है? 5i प्लस 9j माइनस का 4k उतार लिया, डॉट लगा है, डॉट लगा रहने दिया। बी का मान 2i प्लस 2j माइनस का ck लगा दिया, बराबर में 0। आपको नहीं पता तो फिर से याद दिला दे रहा है, डॉट मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? i वाले की i से, j वाले की j से, k वाले की k से गुणा हम लोग करते हैं भैया। तो देखो i वाले की i से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, j वाले की j से करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, k वाले की k से करेंगे, दोनों माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और 4 की c से गुणा होगी 4c आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भैया 18 और 10 28, कहाँ भेज दिया? उधर, माइनस के 28 हो गए, 4 से काट दिया, 4 7 28, सी का मान कितना आ गया? माइनस के 7 आ गया। यानी इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालो, और उसके लिए आपको क्या करना है? बेसिक सी एक थ्योरी अप्लाई कर देनी है कि भैया किस तरीके से आप लंबवत पूछेगा। लंबवत के लिए ए डॉट बी का मान 0 रख देना है, दोनों की गुणा कर देनी है, आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से, और आंसर आपका निकल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। बताओ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? दुनिया में कोई भी दो चीजें, हम हैं और आप हैं। हम हैं, ये मोबाइल है, ये चश्मा है, ये फोन है, ये चश्मा है, ये माइक है, ये पंखा है, ये पंखा, जो भी कुछ है, सबके बीच में एक बल लग रहा है, आकर्षण बल, जिसे कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? इन्होंने कहा दो वस्तुओं के बीच, मान लिया पहले का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2, बीच की दूरी बताओ r। तो इनने कहा अगर दो वस्तुएं कोई उठा लाओ, चाहे भैया वो एक सूर्य ले लो और एक पृथ्वी ले लो, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और दोनों के बीच में लगने वाला बल निर्भर करेगा इनके द्रव्यमानों पर, यानी द्रव्यमानों की गुणा के समानुपाती होएगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कुछ बौरे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा समानुपाती क्या होता है। समानुपाती का मतलब निर्भर करता है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा बल भी बढ़ेगा। ना मानो एक आदमी यहाँ लिटाल दो, उसकी छाती पे चढ़ जाओ, तुम्हारा द्रव्यमान ज्यादा है, बल भी ज्यादा लगेगा, और द्रव्यमान कम है तो पता ही नहीं चले, लेट रहा है, मसाज हो रही, चल कूदते रहो फटाफट, तो वो वाला मामला ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो लगने वाला बल होता है वो भैया का है कि बताओ द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के, उनके बताओ भैया द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत, बटे में लिखा होता तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी दूरी बढ़ने पर बल का मान कम हो जाता है। जैसे अगर हम आपको बताएं, जब आप कभी भी गेट खोलते होगे घर में, तो घर में गेट खोलते समय दो तरीके होते हैं, एक तो हैंडल से पकड़ा आराम से बंद कर दिया गेट, क्योंकि दूरी तुमने बढ़ा दी है। जब दूरी बढ़ा दी है तब क्या हुआ बताओ, बल का मान कम हो गया, आराम से गेट बंद कर दिया। लेकिन अगर कभी कभी हम लोग आलस में बेड पे लेटे होते हैं, हैंडल तक हाथ नहीं पहुंच रहा होता, तो साइड से उसे खोलने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके मार करते दम लगा देते हैं, दूरी कम कर दी, फिर बल बहुत लगाना पड़े, गेट बंद नहीं होगा। अगर मान लिया कोई डंडा है, उस डंडे में अगर हम दूरी बढ़ा दें, जैसे ये है मान लिया, चलो मान लिया यहाँ ये पड़ा हुआ है तो इस्तेमाल कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर हम दूरी बढ़ा दें तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा, जिसे मर्जी को छोड़ दो। अब हम दूरी कम कर रहे हैं, यहाँ अब मारो किसी को, ऐसे ऐसे करते कुछ भी नौटंकी करते हो, दुनिया भर का बल लगाओगे तब भी बल कम ही लग पाएगा, क्योंकि दूरी आपने कम कर दी है, मेरे बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो समझ गए आप, तो चाहे गेट समझ लो चाहे कैसे भी, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल का मान कम होता जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये इसका फार्मूला आ गया, f का मान m1 m2 के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती जब कभी हटाते हैं, नियतांक लगाते हैं, कोई भी नियतांक, लेकिन गुरुत्वाकर्षण है भैया, न्यूटन का नियम है, तो उन्होंने कैपिटल G लगा दिया, तो f बराबर आ गया G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ठीक, जहां पे G एक नियतांक है, G का मान कितना होता है 6.67, लट लो बताइए 7 11, सारी से याद कर लो, अन्ना गन्ना 6.67 10 टू दी पावर -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बीमा में आपको इसकी बीमा निकलवा चुके हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। बीमा निकालने का क्या तरीका होता है बताओ, जी के लिए एफ की रख दो, एम की रख दो, एम की रख दो, आज सबकी बीमा रख दो, निकल आएगी, और निकल के आएगी एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ठीक भाई, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। ठीक है, जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य जो है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को, सारी चीजें हैं। ठीक है, पेपर में नहीं आती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जी और जी में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और न्यूटन का नियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लगा देंगे, जरा देखना। बताओ, हमने मान लिया पृथ्वी है, सरल भाषा में मान लो यार, पृथ्वी मान लो, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ऐसे समझ लो। पृथ्वी बड़ी है तो उसका द्रव्यमान कैपिटल एम मान लो, चंद्रमा छोटा है तो उसका छोटा एम मान लो। अभी अभी न्यूटन का नियम बताया, बताओ न्यूटन का नियम क्या है? न्यूटन का नियम है भैया F बराबर G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ये है मेरे भाई। अब हमने क्या करा बताओ, पृथ्वी ले रखी है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान रखा है me, तो हमने देखो ऐसे फॉर्मूला लिखा F बराबर G m1 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे me, क्योंकि पृथ्वी है, E फॉर अर्थ, m माने मास, पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे m छोटा m चंद्रमा का द्रव्यमान मान लिया, बटे में r नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे re, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो, और स्क्वायर चल रहा था तो भैया स्क्वायर लगा दिया। समीकरण क्या बन गई बताओ, एक बन गई। दूसरा नियम होता है न्यूटन का F बराबर m इंटू ए, अरे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण भाई, लेकिन पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो त्वरण को ए से नहीं लिखते हैं बल्कि कहाँ लिखते हैं, जी से लिखते हैं। तो F बराबर का क्या आ गया, mg क्या आ गया भैया, ये भी F का मान है, ये भी F का मान है, इस F का मान इस वाले F की जगह पर रख देंगे। देखो जब मान रखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना आसान है, m से m कैंसिल हो जाएगा, re स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा बताओ, या तो ऐसे रहने दो g बराबर gme बटे re स्क्वायर, या इधर ले आओ तो gme बराबर gre स्क्वायर, जैसे आप लिख पाओ वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई ये होता है जी और जी में संबंध। उसके बाद गुरुत्वीय विभव का मात्रक आपसे खूब पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। एकांक, देखो जब भी कोई वस्तु बटे में लिखी होती, कुछ भी राशि बटे में लिखी हो, उसे एक मान लिया करो, समझो मेरी बात। जैसे फार्मूला है B बराबर W अपान M, अगर हम नीचे वाले को एक मान लें तो बताओ ये ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी एकांक द्रव्यमान पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। बात खत्म हो गई। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है बताओ, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो ये फार्मूला है इसका। मात्रक पूछ लेता है, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, नीचे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। बीमा 20 से आप आराम से निकाल सकते हो। लो निकाल के भी दिखाया जा रहा है यार, अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही हो। कार्य का मात्रक बताओ, कार्य की बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। नीचे मेरे भाई m की क्या होगी बताओ, m एक m से एक m क्या जाएगा, कट क्या बचेगी, l स्क्वायर टी की पावर -2। ये देखो यही लिखी हुई है, m की पावर 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो ये है क्या, गुरुत्वीय विभव। ठीक, उसके बाद केपलर के नियम है मोस्ट वांटेड। जैसे सीमांत घर्षण के नियम है, पेपर में आएंगे ही आएंगे, वैसे केपलर के नियम भी जरूर आएंगे, और केपलर के नियम बहुत सरल हैं।
केपलर ने कही ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, सूर्य फोकस में रहेगा, और जब चक्कर लगाएंगे तो समान टाइम में समान चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में एक दिन जो है 24 घंटे का हुआ, अगले दिन 6 घंटे में चक्कर लगा ले, नहीं, समान टाइम में चक्कर लगाएंगे। बस यही नियम है इनके लिए। देखो पहला नियम क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मतलब अंडाकार मार्ग पे, बड़े बड़े वाले सर्किल पर सर, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, जिसमें सूर्य एक फोकस पे रहता है। कुछ खड़े ना, पहला वाला क्या है, सूर्य बीच में है, चारों तरफ भैया ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या, जब वो चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाते समय ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, यानी समान समय में वो समान क्षेत्रफल तय करेंगे, उतने में ही लगाएंगे बार बार चक्कर, यानी कभी जल्दी लगा लिया कभी कम लगा लिया, नहीं, चक्कर लगाते समय समान क्षेत्रफल तय करेंगे, क्षेत्रफलीय चाल नियत रहेगी। उसके बाद किसी ग्रह का परिक्रमण काल, ये सुनो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, परिक्रमण काल मतलब जितना परिक्रमा करने में समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उसका वर्ग दूरी के 3 पावर के समानुपाती होगा। लो यहां देखो, हटाओ, कंफ्यूज मत हो मेरे भाई। मान लिया चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा, टी का वर्ग दूरी कितनी थी, आर की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये इनका तीसरा नियम है, यानी किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये इनके 3 नियम होगा। क्या नियम होगा बताओ, सूर्य फोकस पे है, चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा क्या बताओ, दूसरा ये कि समान समय में चक्कर लगाएंगे, यानी क्षेत्रफल उतना ही कवर करेंगे, क्षेत्रफल ये चाल नियत रहेगी। तीसरा क्या, परिक्रमण काल का जो स्क्वायर है दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होगा। आराम से याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद 2 डेरिवेशन आपके और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी समझ लो बस। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। कल जब हम लोग डे 3 में मिलेंगे, 5 ऐसी टोटल वीडियोस लाएंगे जो 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगी, बस इतना ही पढ़ के जाओ, इसके बाहर नहीं आएगा। ये वाला जो डेरिवेशन है मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। पृथ्वी तल के ऊपर जाने और नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, दोनों में मान कम हो जाता है। पहले तो ये सुन लो, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मान कम हो जाता है, ठीक। अब देखो हम करेंगे क्या, यहां देखो, सबसे पहले हमने डेरिवेशन करा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या करोगे। देखो सबसे पहले भैया जो पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आर ही है, थोड़ा सा भैया जो है ये लो, बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बताओ, आर ही पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एम ही है। हम लोग जा रहे हैं पृथ्वी तल से ऊपर, तो जब हम ऊपर चले गए, मान लिया हम h ऊंचाई ऊपर चले गए, और हम हैं तो हमारा भी तो कुछ द्रव्यमान होएगा, तो हमारा जो द्रव्यमान है m, हमारा हो, सैटेलाइट का हो, जो भी हो सर, तो जब हम h ऊंचाई ऊपर चले गए तो कितना द्रव्यमान हो गया मेरे भाई, m द्रव्यमान हो गया, ठीक। अब देखना, बताओ क्या करें, जो बनाया वही लिख दिया। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, त्रिज्या कितनी है, r ही है, इससे h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। बिल्कुल आसान है। अब बताओ क्या करोगे, बताओ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, फार्मूला F बराबर G m ई m बटे r ई। अरे भाई अभी G और G में संबंध निकाला है, पहले यही तो था, फिर क्या करा था, F बराबर mg करा था, दोनों को बराबर करा नहीं करा मेरे भाई, यहां से क्या करा बताओ, G का मान निकाला था, G बराबर Gm ई बटे r स्क्वायर, ठीक है। ये G का मान कहां है, जब हम पृथ्वी पर हैं तब, अगर ऊपर जाएंगे तो भैया ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो जब ऊपर जाएंगे तो देखो जो हमने क्या लिखा, ऊपर जाने पर जी को हम कर देंगे जी डैश, जी को क्या कर देंगे, जी डैश, जी एम ही ऐसे ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान थोड़ी बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गई, तो पहले थे आर ई दूरी पर, अब एच और चलेगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, आर ई प्लस एच। लो हटाओ, देख लो यार वरना तुम कहोगे, ये देखो आर ई अब एच और चलेगा, तो आर ई प्लस एच, एच और ऊपर चलेगा। तो बताओ इस फार्मूले में क्या करेंगे, जब पृथ्वी पे थे तो जी का मान इतना है, ऊपर चलेगा तो आर ई की जगह क्या लिख देंगे, आर ई प्लस एच, स्क्वायर चल रहा था चलने देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत। परिवर्तन निकालना कितना फर्क पड़ेगा, तो ऊपर वाला जी निकालना पड़ेगा ना, तो पहले अपना वाला जी निकाल लिया, फिर एच ऊपर चलेगा तो एच जोड़ दिया हमने, दोनों को भैया भाग दे दिया। जब भाग दिया, ऊपर कौन आ गया, जी, नीचे कौन आ गया, जी डैश, ऊपर जो अपना पृथ्वी वाला उसमें सिर्फ क्या होता, आर ई स्क्वायर, जब ऊपर चले जाते तो क्या हो जाता, आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चौथा वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आर ई प्लस एच का स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया, आर ई स्क्वायर। जब कभी भी मेरे भाई आर ई स्क्वायर, यहाँ आर ई को कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर चल रहा तो आर ई स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पर आर ई है तो 1 आ गया, जहां पे नहीं होता है वहां पे बटे में लिख देते हैं, तो h के बटे में क्या आ गया, आर ई आ गया, ठीक। बटे में भी क्या चल रहा था, आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, जी डैश को हमने उधर भेज दिया। अब देखना भैया, जी बराबर जी डैश 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर आ गया, ठीक। रुक जाओ, जी क्या है, जब हम पृथ्वी तल पे थे तब का त्वरण है, जी डैश क्या है, जब हम ऊपर चले गए तब का त्वरण था। अब ध्यान से देखना, जी अकेला बराबर है इन दोनों की गुणा के, समझ रहे हो, जी अकेला बराबर है जब ये दोनों गुणा कर ले रहा तब, इसका मतलब जी का मान ज्यादा है ना,
जी डैश का मान कम है क्योंकि जब इनकी गुणा हो पा रही तब जिसके बराबर आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग पृथ्वी तल पे थे तो मान ज़्यादा था, लेकिन जब हम लोग ऊपर चले गए तो जो जी डैश है उसका मान कम हो गया। और कितना कम हुआ? इतना कम हुआ कि भैया गुणा करनी पड़ गई हमें, तब वो जी के बराबर आ पाएगा। यानी लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आप लिख लेना अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। वो जी का मान नहीं है, वो जी डैश का मान होगा जो कम हो जाएगा ऊपर जाने पर। पृथ्वी तल पे मान कितना होता है? 9.8। तो अगर हम यहाँ पर रख दें, मान लिया 9.8 रख दें, लो यहाँ देखो, मान लिया हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख दें 9.8 लिख दें, बताओ, या हटाओ 10 लिख दें, तो इसका मतलब क्या? जी डैश का मान कम ही होएगा। मान लिया हम कह रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट का मान 2 है, तो फिर जी का मान कितना? 5 से ऊपर थोड़ी हो जाएगा, तभी तो 5 दूनी 10, यानी देखो कितना कम हो गया मान। तो यानी हमेशा ऊपर जाने पे मान कम हो जाता है। नीचे, अच्छा इसमें करा क्या बताओ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो फिर बताओ। सबसे पहले जी निकाल लिया, कैसे निकाला? एफ बराबर न्यूटन का नियम लगाया, एफ बराबर एम जी लगाया, जी का मान निकाला, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है, जी का मान निकाल लिया। ऊपर गए तो आर ई प्लस एच कर दिया, यानी ऊंचाई बढ़ा दी, दोनों को भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो समीकरण आई वो सामने है, मान कम हो जाता है, लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो इसमें कुछ इतना स्पेशल है नहीं, आराम से कर लोगे आप। दूसरा क्या है? नीचे जाने पर, नीचे जाने में थोड़ी सी चिराइंद है, ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जोड़ दिया, लेकिन जब अंदर आएंगे तो पृथ्वी एक गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका चित्र हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ बना नहीं है, बना लेना साथ में ही। ये देखो भैया, ये मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी थी? आर ई थी, ठीक, हमारा द्रव्यमान कितना? पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई। अब मान लिया हम इतना नीचे आ गए, देखो ये, तो अब ये दूरी कितनी रह जाएगी? आर ई माइनस एच रह जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? जब ऊपर जाएंगे तो आर ई प्लस एच है, नीचे आएंगे तो आर ई माइनस एच हो जाएगी। तो अब करना क्या? कुछ नहीं करना, दोनों जी निकालने और काम करना। देखो भैया, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा माना एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से एच मीटर नीचे लाया जाता। अब की कहाँ आ गए? नीचे आ गए। फार्मूला बताओ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम नीचे आए हैं तो पूरी पृथ्वी कवर नहीं हो रही है। जब कवर नहीं हो रही तो कुछ तो मेरा भाई द्रव्यमान बाहर निकल गया, कितना निकला है वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या करा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, डी से लिख लिया। द्रव्यमान पृथ्वी का है और पूरी पृथ्वी है नहीं, तो जितनी है हमें उसका द्रव्यमान निकालना है। तो हमने क्या लिख दिया? एम ई। एम माने द्रव्यमान, ई माने अर्थ का द्रव्यमान। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया। उसके बाद क्या करा? यहां से इसे जब हम इधर भेजेंगे तो एम ई का मान आ जाएगा डी और गुणे में जो आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर नहीं है दूरी, दूरी क्या है? आर ई माइनस एच, क्योंकि हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो हमने आर की जगह पे क्या लिख दिया? आर ई माइनस एच, पावर 3 चल रही थी, चलने दी। ठीक, अब एक चीज समझना, ये द्रव्यमान बताओ कब का है? जब हम लोग नीचे आ गए, तभी तो दूरी आर ई माइनस एच रखी है ना हमने। तो हमने भैया फार्मूला लगाया न्यूटन का नियम, कौन सा? एफ बराबर जी एम ई एम बटे आर ई माइनस एच का स्क्वायर। पहले वाले डेरिवेशन में हमने जी पहले निकाल लिया था, अब की हम जी डैश पहले निकाल रहे हैं नीचे वाला। तो हमने क्या करा? आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर लगा दिया। यहां से क्या करा बताओ? जी एम ई एम ऐसे रखा हुआ है, यहां पर एम ई का मान रख देंगे हम। देखो एम ई का मान क्या है? डी 4/3 पाई, जो भी पूरा नौटंकी थी, पूरा एम ई का मान हमने यहाँ पे रख दिया। देखो जी है, ऐसे चलेगा। एम ई का मान बताओ? डी आ गया, 4/3 आ गया, पाई आ गया, आर ई माइनस एच का होल क्यूब आ गया, एम, सारे मान रख दिए। नीचे क्या चल रहा था बताओ? आर ई माइनस एच का स्क्वायर। आर ई माइनस एच का स्क्वायर हमने नीचे चलने दिया। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, खाली एक आर ई माइनस एच बचेगा मेरे भाई। तो देखो हमने बचा एफ बराबर जी बचा, डी बचा, 4/3 बचा, पाई बचा, 2 कट गए तो आर ई माइनस एच बचा और एम बचा। जो बचा उसे हमने उतार दिया। ठीक, बताओ एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, लेकिन ध्यान रखो आर ई माइनस एच इस्तेमाल करो, इसका मतलब जी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी डैश इस्तेमाल करेंगे। तो एफ बराबर एम जी डैश रख दिया। एम से एम कैंसिल हो गया, काहे का मान आ गया बताओ? जी डैश का मान। जब जी डैश का मान आ गया आर ई माइनस एच, तो जी का मान में क्या? एच हटा देंगे खाली, तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी डी 4/3 पाई, और बस यहाँ से एच हटा दिया तो जी का मान आ गया। क्या करोगे? तुलना करनी, दोनों को भाग दे दोगे। दोनों को हमने भाग दे दिया। जब भाग देंगे तो भैया जी डी से जी डी कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा? आर ई माइनस एच बटे में आर ई बचा मेरे भाई। अब देखो जी को हमने उधर भेज दिया, तो जी डैश बराबर क्या आ गया? जी आर ई माइनस एच अपान आर ई। अब ध्यान से देखना, अगर आर ई को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें तो आर ई से आर ई क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा? 1, माइनस में क्या बचा? एच अपान आर ई। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर जी अब की तो जी डैश का मान इन दोनों की गुणा के बराबर, अब की तो जी डैश बड़ा हो गया। नहीं, पहले भैया प्लस था,
अब की माइनस है, यहाँ देखो जो जी लिखा है, अब यहाँ देखो बताओ वन है, वन में से एच अपान आर का मान कुछ भी हो सकता है, हम कह रहे हैं 1/2 है एच अपान आर, कुछ तो मान होएगा ना इसका। अगर इसका मान 1/2 तो बताओ एक में गया आधा, कितना बचेगा? आधा बचेगा भाई, आधा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो जी डैश का मान है वो जी का आधा है, या कह लो ये 2 इधर आएगा तो जो जी है वो दुगने जी डैश के बराबर। तो यानी एक बार फिर से जी डैश का मान क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि गुणे में वन माइनस, जब वन से छोटे से गुणा होती तो इधर वाली वैल्यू कम है मेरे भाई, तभी तो गुणा हो रही ना। तो इसका मतलब जी का मान ज्यादा। क्यों? कुछ भी यार, वन से छोटा क्या हो सकता है बताओ? वन से छोटा 1/3, 1/4, 1/5 कुछ तो होगा ना, और जो रखोगे वो इधर आएगा, गुणा इसके संग में हो जाएगी, तो जाहिर सी बात ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? मान लो 5 यहाँ आ गया, तो यानी क्या हो गया? जी का मान इसका कितने गुना है? 5 गुना है। तो यानी नीचे जाने पर भी जी का मान कम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ जी का मान कम हो जाता है। इस पूरी पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो, ताकि आपको पेपर के टाइम पे भीख ना मांगनी पड़े। सुनो मेरे भाई, ऊपर से हम बताते हुए चलते। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, फिलहाल तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मूल राशियां हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना मेरे भाई। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे बात करें प्रतिध्वनि, ये भी ठीक ठाक ही है, जैसे आप खरीदोगे पेपरों का मामला। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम 5 नंबर लॉन्ग में बनेगा, छोड़ नहीं सकते हो। कैसे करा बताओ? ए पे ऊर्जा, बी पे ऊर्जा निकाली, कुछ काबिल पंक्ति नहीं करी, स्थिति ऊर्जा निकाल ली, गति ऊर्जा निकाल दी, दोनों को जोड़ दिया, कुल ऊर्जा निकली आई। कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो हम लोगों ने निकाल ही ली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें घर्षण गुणांक, 1 नंबर में सवाल बनेगा, म्यू एस बराबर tan थीटा एस होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। प्रत्यास्था प्रत्यासंगत, ठीक है, खरीदे हुए पेपरों में आता है, वो हमने तुम्हें समझा भी दिया। गतिज ऊर्जा ट्रांसफर होएगी नहीं होगी सब आपको पता है। उसके बाद इस तरीके के जो वेक्टर वाले सवाल होते हैं जरूर आएंगे, या तो डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा या सी का मान पूछ लेगा। लंबवत सिद्ध करने को कह दे अगर, तब भी कोई बात नहीं, मान लिया सी नहीं दे रखा है, कहते ये दोनों लंबवत सिद्ध करो, तो दोनों की गुणा कर दो डॉट वाली, देखना सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब लंबवत हैं। तो अगर वो कहते लंबवत हैं तो ए डॉट बी को 0 रख के सवाल लगाओ, और अगर वो कहते हैं सिद्ध करो तो दोनों की गुणा कर दो, 0 आ जाएगा। बात तो वही है मेरा भाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूटन का नियम, ठीक है, पूछा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जी और जी में संबंध डायरेक्ट पूछ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। केपलर के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, जैसे सीमांत घर्षण के नियम पिछली वीडियो में बताए थे। और ऊपर और नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं। तो यानी इसमें 2 लॉन्ग आपको मिल गए, एक जी के मान में परिवर्तन और एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये दोनों पेपर में लॉन्ग में बन सकते हैं। केपलर के नियम शॉर्ट का टॉपिक है, जी में संबंध शॉर्ट का टॉपिक है, बाकी जो है वो 1-1 नंबर वाले, नहीं प्रत्यास्थ क्या है यहाँ पर, सब 1-1 नंबर वाले, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के, जैसे कई बच्चों से मेरी बात हुई थी, किसी के 16 से पेपर हैं, किसी के 10 से पेपर हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप मेरे भाई परेशान हो रहे हो तो क्या होगा, परेशान हो गए, यहाँ पर देखिए ये पेपर रखा हुआ है, ये आपकी इसको एक पीडीएफ भी आपको मिल गई है। टोटल में 63 क्वेश्चन है विद न्यूमेरिकल, सारे छटे हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। कसम खा के बैठो, यहाँ से टिक, जैसे हम भी आपके साथ में बैठे तो वो टिक लगा रहा है एक करके, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, और लगभग हमने 30+ क्वेश्चन इसमें से करा दिए, पिछली वीडियो और ये वीडियो मिला के। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखो और इसे देखो। तो अगर 2 वीडियो में हम लोगों ने 30+ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर हम 2 वीडियोज और बना देंगे तो ये खत्म हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैठना। ये 63 क्वेश्चन नहीं है, ये 63 टॉपिक है मेरे भाई, ये बात समझ लेना। आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, और हो सकता है इतनी नॉलेज आ जाएगी जो लोग बेचारे जान दिए रहेंगे उनसे ज़्यादा पढ़ लो आप। तो ये शॉर्ट में सारी चीज़ें आपके लिए इकट्ठी करी, और ये सारी एनालिसिस के बाद 6 से 7 पेपर कवर करें हैं, तब जाके ये पेपर छटा है मेरे भाई। तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। अब आपको यही करना है, लाइन से पढ़ते चले जाओ। कोई दिक्कत है कॉमेंट करके जरूर बताओ। एप्लीकेशन पर देख रहे हो, आपके पास चैट सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल मुलाकात होगी।